नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संकल्प सप्ताह पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसे जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कथन 2, इस कार्यक्रम में आदिवराह मंडप में देश भर से पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हैं। कथन 3, पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और समृद्ध दिवस शामिल हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। व्याख्या पे आते हैं। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से निकटता से जुड़ा हुआ है। इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से प्रेरित है, जिसमें पूरे भारत के 112 ज़िले शामिल हैं। एबीपी का केंद्रीय उद्देश्य पूरे देश में 329 ज़िलों में फैले 500 आकांक्षी ब्लॉक में शासन मानकों को ऊपर उठाना और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। इसलिए कथन 1 गलत है। उद्घाटन कार्यक्रम में भारत मंडपम में देश भर से लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तरीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल होंगे। भारत मंडपम नई दिल्ली भारत में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनीय सह सम्मेलन केंद्र है, जिसका प्रबंधन ITPO द्वारा किया जाता है। इसने 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की मेजबानी, जो 9 से 10 सितंबर 2023 तक भारत में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन था। आदिवराह मंडप महाबलीपुरम रॉक कट गुफा मंदिरों का हिस्सा मामल्लपुरम के पहाड़ी शहरों में शोर मंदिर और रथ के पास स्थित है। यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की भारतीय रॉक कट वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है और प्राचीन हिंदू गुफा वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसलिए कथन 2 गलत है। सभी 500 आकांक्षी ब्लॉक में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय पर केंद्रित है। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल है। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी कि पास्को अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बचाने के लिए बनाया गया है। कथन 2, इसने पास्को संशोधन अधिनियम 2022 के तहत एक बच्चे के गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न के लिए मौत की सज़ा की शुरुआत की। कथन 3, कानून पैनल ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पास्को अधिनियम में सहमति की उम्र 18 वर्ष रखने की सलाह दी, लेकिन 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों से जुड़े मामलों के लिए अधिक उदार दृष्टिकोण का सुझाव दिया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। व्याख्या पे आते हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी कि पास्को अधिनियम भारत में बाल यौन शोषण से निपटने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। 2012 में अधिनियमित
यह अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को हमले, उत्पीड़न और अश्लील साहित्य सहित विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों से बचाना है। अतः कथन एक सही है। अपराधियों को रोकने और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों पर यौन अपराधों करने के लिए मृत्युदंड संहिता अधिक कठोर सजा का प्रावधान करने के लिए 2019 में अधिनियम को समीक्षा और संशोधन किया गया। इसलिए कथन 2 गलत है। हाल ही में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले कानून पैनल ने यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी कि पास्को अधिनियम में सहमति की उम्र 18 वर्ष रखने की सलाह दी, लेकिन 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों से जुड़े मामलों के लिए अधिक उदार दृष्टिकोण का सुझाव दिया। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, ग्राम सभा मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन करती है। कथन 2, यह 2005 में पारित एक अधिनियम मनरेगा पर आधारित है जो काम करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधायी प्रतिबद्धता बनाता है। कथन 3, गांव के प्रत्येक घर के लिए 100 दिन जिनके वयस्क सदस्य काम करने के लिए तैयार हों। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तीनों कथन सत्य है। व्याख्या पे आते हैं। संविधान के 73वें संशोधन ने ग्राम सभाओं को अन्य कार्यों के अलावा मनरेगा में सामाजिक लेखा परीक्षण करने का अधिकार दिया। ग्राम सभा मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षक समिति का भी चयन करती है। अतः कथन 1 सही है। मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम है जो भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है और 2005 के मनरेगा अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, जो कानूनी रूप से काम करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। अतः कथन 2 सही है। ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल कार्य करना चाहते हैं को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देकर लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक शब्द उन फसलों को संदर्भित करता है जो पारंपरिक किस्मों की तुलना में प्रति हेक्टेयर काफ़ी अधिक उपज देती है और हरित क्रांति का केंद्र बिंदु थी? ऑप्शन ए कम उपज वाली किस्में, ऑप्शन बी अधिक उपज देने वाली किस्में, ऑप्शन सी आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज, ऑप्शन डी पारंपरिक फसल किस्में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिक उपज देने वाली किस्में। व्याख्या देखते हैं। फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्में वे हैं जो पारंपरिक किस्मों की तुलना में प्रति हेक्टेयर काफ़ी अधिक उपज देती है। ये किस्म जो अक्सर रोग प्रतिरोधी होते हैं और सूखे जैसी स्थितियों के प्रति अधिक सहनशील होती है, जो हरित क्रांति का केंद्र बिंदु थी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भारत में HYV को शुरू करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे देश की कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिक उपज देने वाले किस्म। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। कथन 2,
हरित क्रांति शब्द 1968 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के विलियमन एस गॉडेस द्वारा गढ़ा गया था। कथन 3, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित अर्ध बोनी चावल की किस्म IR-8 को अपनाया, जो प्रति पौधा चावल के अधिक दाने पैदा कर सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य है। व्याख्या पे आते हैं। भारत ने हरित क्रांति 1961 में एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान आई, जब देश को अकाल के खतरे का सामना करना पड़ा। नॉर्मन बोरलॉन्ग के प्रयासों से प्रेरित, जिन्हें भारतीय कृषि मंत्री के सलाहकार डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भारत में आमंत्रित किया था। इस परिवर्तनकारी पहल ने डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक की उपाधि दिलाई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मार्गदर्शन में 1968 में हरित क्रांति ने पूर्ण रूप ले लिया, जिससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसलिए कथन 1 गलत है। हरित क्रांति शब्द 1968 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के विलियम एस गॉड्स द्वारा गढ़ा गया था, इसलिए कथन 2 सही है। भारत ने पौधों के प्रजनन, सिंचाई विकास और कृषि रसायनों के वित्त पोषक का अपना हरित क्रांति कार्यक्रम शुरू किया। भारत ने जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित अर्ध बोने चावल की किस्म IR-8 को अपनाया, जो कुछ उर्वरकों और सिंचाई के साथ उगाया जाने पर प्रति पौधे चावल के अधिक दाने पैदा कर सकता है। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सत्य है। आज की डेली करंट अफेयर्स यही समाप्त होती है। आपको हमारी यह प्रोग्राम कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़िए, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में भी PDF दी हुई है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।